नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। हिंदुस्तान में हर किसी को अपने धर्म का पालन करने की आजादी, हर किसी को अभिव्यक्ति की आजादी, सरकार के फैसलों की आलोचना करने की आजादी। लेकिन इसी आजादी के नाम पर आज देश के कई मुस्लिम नेता लोगों को उकसाने और भड़काने में लगे। कश्मीर से लेकर यूपी तक और मुंबई से लेकर हैदराबाद तक ऐसे मौलानाओं और ऐसे नेताओं की कमी नहीं है जो किसी न किसी बहाने सरकार को मुसलमानों का दुश्मन करार देने में लगे। बात सिर्फ अगर राजनीतिक विरोध की होती तो फिर भी बर्दाश्त की जा सकती, लेकिन कई बार सरकार का विरोध करते करते ये मौलाना हद पार कर रहे। आज देश का मूड मीटर ऐसे ही चेहरों को, ऐसे ही लोगों को बेनकाब करने का कार्यक्रम है जो एक तरीके से मुसलमानों की तरफदारी के नाम पर ऐसे एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं जो समाज की एकता के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। सबसे पहले मौलाना तौकीर रजा का एक बयान सुनवाते हैं। सुनिए और सोचिए कि राजनीति की आड़ में कैसे मुसलमानों को भड़काने का खेल चल रहा है देश में। तो हमें अपने वजूद को बचाने की फिक्र करनी चाहिए। वो जैसे जावेद साहब ने बताया कि वो जिस आइडियोलॉजी पर काम कर रहे हैं उसमें हिंदुस्तान में मुसलमान का कोई वजूद उनकी नजर में नहीं है। मुसलमान को 2 नंबर का शहरी लोग कहते हैं कि बनाने की कोशिश की जा रही है। मुसलमान 2 नंबर से ज्यादा नीचे जा चुका है। मुसलमान की कहीं इज्जत, कहीं कोई औकात है नहीं। 10 आदमी, 20 आदमी, 50 आदमी इकट्ठे हो जाते हैं, किसी को भी मार डालते हैं, कत्ल कर देते हैं। तो सुना आपने एक कट्टर मौलाना कैसे खुलेआम मुसलमानों को भड़का रहा है। इस मौलाना ने आवाम और हुक्मरान दोनों के खिलाफ आग उगली और ये कह रहा है, ये आपने स्पष्ट शब्दों में सुना कि ये कह रहा है कि आज की तारीख में हमारी लड़ाई अपनी वजूद बचाने की। भाई, इस देश के मुसलमानों के वजूद पर कौन सा खतरा है आज की तारीख जिससे उन्हें अपने वजूद बचाने की लड़ाई लड़नी। ये कह रहा है कि कहीं भी 20, 30, 50 लोग जमा हो जाते हैं और मुसलमानों का कत्ल कर देते हैं, जैसे हिंदुस्तान में रोज की घटना हो। भाई, अगर मॉब लिंचिंग हो रही है, कहीं हुई है, तो उसके खिलाफ अगर कानूनी कार्रवाई नहीं हो, अगर उसके खिलाफ कोई एक्शन न लिया गया हो, तो आपका ये कंप्लेन, तब आपकी ये शिकायत जायज हो सकती थी। लेकिन आप इस तरीके से इसे पेश कर रहे हैं जैसे हिंदुस्तान में ये रोज की घटना हो। आपके सामने एक एक करके इसके बहुत सारे और भी बयान हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन उसके पहले आप ये जान लीजिए कि ये बातें हो कहां रही। ये मौलाना तौकीर रजा ये बातें कहां कर रहा था। तो मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन नाम की एक संस्था है, उसने 10 अगस्त को मुंबई में एक लीडरशिप समिट आयोजित किया। इसमें अलग अलग राजनीतिक दलों से चुनकर मुस्लिम विधायकों को, सांसदों को बुलाया गया था। नेताओं की इस महाबैठक में मौलाना तौकीर रजा ने एक के बाद एक कई ऐसी बातें कही जिसे आप भड़काऊ बयान कह सकते हैं, वो भी मुस्लिम सांसदों, विधायकों के सामने। अब सोच लीजिए किस देश में क्या खेल चल रहा है जिन सांसदों और विधायकों को चुनने में उस क्षेत्र की हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों, सभी जातियों के लोग शामिल होंगे। वो सांसद, वो विधायक मुंबई के एक मजहबी बैठक में शामिल होता है और उसके सामने ऐसा कट्टर मौलाना प्रवचन दे रहा, भाषण कर रहा, और प्रवचन भी ऐसा कि आप सुनेंगे तो आपके कानों से धुआं निकलने लगेगा। मंच तो राजनीति का है, लेकिन बात हो रही है कुर्बानी की। एक और बयान सुनिए जा। एक सेंट्रल कमेटी बनाई जाए, बोर्ड बनाया जाए, जिसमें तमाम जिम्मेदार बावकार जो शख्सियात हैं और जिनके बारे में ऐसा महसूस होता है कि इनमें मिल्लती जज्बा है, मिल्लत के लिए काम करने का शौक है और मिल्लत के लिए कुर्बानी देने का जज्बा है। तो सोचिए कि क्या वाकई आज देश के हालात ऐसे हैं कि इस देश के मुसलमानों को एकजुट होकर कुर्बानी देने की जरूरत पड़ जाए। लेकिन ये माहौल कौन बना रहा है और क्यों बना रहा है, ये सोचने वाली बात। ये जो पूरा कार्यक्रम हुआ उसका हाल ऐसा था कि जैसे हाथी के दांत दिखाने की ओर और खाने की ओर होते हैं,
तो उसी ढंग से मीटिंग में मौलाना तौकीर रजा ने एक से एक भड़काऊ बयान दिए, और वो भी सबके सामने। लेकिन देश और दुनिया को बताया गया कि हम तो मुसलमानों की आवाज उठाने के लिए, उनकी बेहतरी के लिए मिल रहे हैं, जबकि इस मीटिंग का एजेंडा सरकार के खिलाफ मुसलमानों को भड़काना था। एक और बयान सुनिए। हुकूमत की जो मंशा है वो पूरी तरह जाहिर है। हुकूमत मुस्लिम दुश्मनी पर आमादा है और खुल के काम कर रही है। वक्फ जायदादों पर उनकी गासिबाना नजर है। ये जो बिल लेकर आए थे, इससे ये साबित हो गया कि वो कितने बदनीयत हैं। तो कौम का हवाला देकर मोदी सरकार को मुसलमान विरोधी साबित करने का एक खेल सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं, बल्कि यह समझिए कि पूरे देश में ऐसे मौलाना, ऐसे नेता एक बड़ा नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी सरकार मुसलमानों के खिलाफ, उसकी दुश्मन है। मौलाना तौकीर ने मुंबई में भड़काऊ बयान दिया और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम हैं फारूक अब्दुल्ला यही बात वो श्रीनगर में दोहरा रहे हैं। फारूक मौजूदा दौर को बहुत बेशर्मी से शैतानी दौर बता रहे हैं। सुनिए जरा। एक मुश्किल दौर आया है। ये वो दौर शैतानी दौर है जो बयान नहीं कर। मैंने कभी भी हिंदुस्तान के वजीर आजम को जवाहरलाल से लेकर जो आखिरी वजीर सरदार साहब थे मनमोहन सिंह, मैंने कभी नहीं सुना कि वो इंसानों को बांट रहे हैं। तो ये वही फारूक अब्दुल्ला हैं जो कल भारतीय सेना का अपमान कर रहे थे और आतंकियों से एनकाउंटर के बहाने अपनी ही सेना पर सवाल खड़े कर रहे थे। फारूक अब्दुल्ला का वो वाला बयान भी आपको जरूर सुनना चाहिए कि वो कैसे भारतीय सेना को, जो घाटी में आज की तारीख में जो कुछ हो रहा है जम्मू कश्मीर में, उसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इतनी फौज है हमारे बॉर्डर पे, मैं समझा किसी भी मुल्क में ऐसी कोई फौज नहीं। फिर लोग कैसे आ रहे, ये दवाइयां कैसे आ रही, मिले हुए हैं, हमारी बर्बादी के लिए मिले हुए हैं। हाँ, मैं मानता हूं हमें इंतजार इनसे ईमान भरोसा कहते एक बात हम करते दूसरी। तो सोचिए, इस खतरनाक सोच के बारे में जरा अंदाजा लगाइए कि फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि जो देश की सेना है वो देश के आतंकियों से, जो इस देश में जो आतंकी कार्रवाइयां कर रही है, करने वाले लोग हैं, जो पाकिस्तान से आने वाले लोग हैं, उनसे मिले हुए हैं। आपको क्या लगता है कि कोई भी थोड़ा भी सेंसिबल अगर कोई नेता होगा तो इस तरह की गैर जिम्मेदारी वाला बयान दे सकता है? बरेली वाले मौलाना और कश्मीर के अब्दुल्ला की भाषा तो एक जैसी है ही। एक धर्मगुरु है और एक राजनीतिक नेता है, लेकिन दोनों के टारगेट पर एक ही आदमी है और वो है इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मगर ऐसा नहीं है कि ऐसी भड़काऊ बयानबाजी सिर्फ बैठकों में हो रही है। देश की सबसे बड़ी पंचायत के भीतर भी, संसद के भीतर भी वक्फ बोर्ड का बचाव करते करते असदुद्दीन ओवैसी मोदी सरकार को मुसलमानों का दुश्मन बता बैठे। एक बार ओवैसी को भी सुनो। मुझे यकीन है कि आप बिल्किस बानो को और ज़किया जाफरी को मेंबर बनाएंगे, मुझे यकीन है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। थैंक यू सर। तो मौलाना तौकीर रजा से लेकर फारूक अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला से लेकर ओवैसी तक सबकी भाषा एक और सबका नैरेटिव एक कि इस देश की सरकार मुसलमानों की दुश्मन। आप सोचिए कि क्या यह एक सिर्फ इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई ग्रैंड डिजाइन भी हो सकता है? एक सवाल है जिसको कि आप दरकिनार नहीं कर सकते। सवाल यह भी उठता है
कि क्या ऐसे मुस्लिम नेता ये मानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देने से ही उनकी सियासत बढ़ेगी, या फिर देश में जिस धर्म को मानने वाले लोगों की जो आबादी है वो दूसरे नंबर पर है, उस मुस्लिम आबादी को ऐसे मौलाना, ऐसे नेता और मौलाना किसी बड़ी साजिश के तहत उकसाने और भड़काने का काम कर रहे हैं। सवाल यह भी है कि क्यों ऐसे नेताओं, ऐसे मौलानाओं की बैठक में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी जैसे जो बड़ी पार्टियां हैं उसके नेता शिरकत करते, क्यों जाते हैं उनकी सभाओं में? सवाल यह भी है जिसका कि जवाब इन पॉलिटिकल पार्टियों को देना चाहिए, और वो हम उनको जवाब लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ और सवाल से रूबरू कराते हैं जिसका कि आपको जवाब देना है, और ये जवाब कैसे देना है ये आपको अच्छी तरह पता है। देश का मूड मीटर में हम हर रोज 3 सवाल आपके सामने रखते हैं और उन सवालों का जवाब आपको QR कोड स्कैन करके देना होता है। तो सवाल वो कौन से हैं आज जरा एक बार देख लेते हैं। सवाल नंबर 1, मौलाना तौकीर रजा के बयानों पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? और ऑप्शन ए है मौलाना गहरी साजिश कर रहे हैं। दूसरा ऑप्शन है आपके पास मौलाना को इंडी गठबंधन की शह मिल रही है, और ऑप्शन सी है मुसलमानों की हक की बात कर रहे हैं मौलाना। तो आप इस सवाल के जवाब में क्या सोचते हैं हमें बताना शुरू करिए। दिखाइए सवाल नंबर 2, मुंबई में आयोजित हुई मुस्लिम नेताओं की इस बैठक को आप कैसे देखते हैं? और ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन ए मोदी विरोधी एजेंडे वाली बैठक थी, ऑप्शन बी मुसलमानों को भड़काने की एक और कोशिश, और ऑप्शन सी मुस्लिम समाज की बेहतरी के लिए यह बैठक हो रही थी। तो ये सवाल नंबर 2 है। दिखाइए सवाल नंबर 3, और सवाल नंबर 3 है मुसलमानों के प्रति मोदी सरकार का रवैया कैसा है? और इसका ऑप्शन है आपके सामने सबका साथ सबका विकास, जैसा कि सरकार नारा देती है वो हो रहा है। ऑप्शन बी सरकार की नीतियों में कोई भेदभाव नहीं है, और ऑप्शन सी मुसलमानों से अन्याय कर रही है सरकार। तो आप क्या सोचते हैं इन तीनों सवालों के जवाब में? हमें जल्दी जल्दी बताना शुरू करिए, और जवाब कैसे देना है ये आप अच्छी तरह जानते हैं। आपके सामने जो अभी टीवी स्क्रीन पर QR कोड दिखाई दे रहा है, उसे जैसे ही आप स्कैन करेंगे आपके सामने इन्हीं तीनों सवालों की लिस्ट खुल जाएगी। उसमें से अपना जवाब चुनकर उसे सबमिट करिए, और आखिर में अपनी डिटेल जरूर भरिएगा, क्योंकि उसी के आधार पर हम हर रोज 4 लकी वोटर का भी चुनाव करते हैं। तो आप वोटिंग शुरू करिए, इन सवालों का जवाब देना शुरू करिए, और हम अब रुख करते हैं अपने मेहमानों का, जिनसे बहुत सारे दूसरे सवाल हैं जिनके की जवाब लेने। और आज हमारे साथ हैं राकेश त्रिपाठी, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, अवधेश कुमार सीनियर जर्नलिस्ट, जगदीश शर्मा कांग्रेस के नेता हैं, और आदिल हसन हैं हमारे साथ जो कि AIMIM के प्रवक्ता हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जगदीश शर्मा, मौलाना तौकीर रजा जब ये सब बयान दे रहे थे, आपके पार्टी के सांसद और विधायक वहां मौजूद थे। एक आदमी जो शुद्ध रूप से मजहबी आधार पर लोगों को भड़काने का काम करता है, जिसका कि एक पूरा रिकॉर्ड है ऐसे मौलाना की, उसकी सभा में या उसका प्रवचन जाकर सुनने की क्या मजबूरी रही होगी कांग्रेस के सांसदों और विधायकों की, कि उसकी मौजूदगी में वो सारी बातें बोल रहा था और आपके नेता कुछ नहीं बोल। रंजीत जी, मुझे लगता है कि जितने भी मौलाना आपने सुनाए, मैं सबको बड़े ध्यान से सुन रहा था, फारूक अब्दुल्ला भी, ये मौलाना भी, और ये सब अपने आप को बचाने की बात कर रहे थे। पिछले 10 साल में आपने एक बात कही कि कितने प्रधानमंत्री आए, ऐसे कभी माहौल नहीं बना कि मुसलमानों ने या हिंदुओं ने कुछ ऐसा माहौल बनाया। कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व को बचाने की बात करें, जैसे बिल लेके आए थे अभी, तो मैं समझता हूं कोई अगर आप इसको दूसरे चश्मे से देखते हैं कि भड़का रहे हैं, भड़काऊ दे रहे हो, तो कह रहे हैं हमें बचा दो, हमें बख्श दो, हमारी जान को खतरा है। ये लोकतंत्र को महसूस हो रहा होगा। मैं समझता हूं पिछले 10 साल में हिंदू मुसलमान हो रहा है, जो सबको तो दिख रहा है, पर आप नहीं देख पा रहे हैं, आपकी मजबूरी होगी। कहना क्या मैं सकता हूं, फारूक जी ने कहा कि अबे सेना मिली है, इस बात का तो विरोध करता हूं, हमारी सेना नहीं मिली है, हमारी सरकार मिली है, हमारी सरकार कमजोर कर रही है सेना को। अगर पुलवामा की जांच अगर हो गई होती, क्योंकि पूरी कार बस के RDX कार भर के RDX आ गया था, हमारी सेना इतनी मजबूत है कोई सुई नहीं ले जा सकता। ये सवाल की अगर जांच होगी होती तो आज ये शायद आपको सवाल भी नहीं करने पड़ते। जगदीश शर्मा, मैं आपसे पूछ रहा हूं, जगदीश शर्मा, मैंने आपसे पूछा कि क्या कांग्रेस पार्टी को मौलाना तौकीर रजा जैसे भड़काऊ मौलाना, जहरीला मौलाना, ऐसे मौलानाओं की जरूरत है उसको अपनी राजनीति चमकाने के लिए? उसको मुसलमानों की झंडा बरदारी करनी है, उसकी नुमाइंदगी करनी है, इसके लिए जरूरी है कि इस तरह के भड़काऊ मौलाना, जहरीले मौलानाओं का साथ लेकर चले? क्या ये जरूरी है? और आपको उसके बयान में कुछ भी गड़बड़ नहीं लगता ना? कुछ भी गड़बड़ नहीं लगता?
बरेली रंजीत जी, दंगे में इस आदमी का पिछले 10 साल में ये ये आदमी हो रहा है। मास्टर, जाट अपने आपको आप को पता है, आपको पता नहीं इसकी केस हिस्ट्री पता है या नहीं है जगदीश शर्मा? अगर पता होता तो आप इस तरह की बात नहीं कर रहे होते। बरेली के दंगों में ये आदमी उसमें उसका मास्टरमाइंड जो आपने सुनाया, इसके खिलाफ मुकदमे हैं, जिसकी फरारी काटता रहा है आदमी, और आप कह रहे हैं कि आपके मंत्री और विधायक और सांसद इसके साथ जाकर बैठते हैं और इस बात पे मंथन करते हैं कि मुसलमानों की झंडा बरदारी कैसे हो। भाई रंजीत जी, एक तो आप कह रहे बहुत मुकदमे हैं, तो बाहुबली सरकार उठा के जेल में रखो ना। जब नेता जेल में बैठाए जा रहे हैं शराब के बिना सबूत के, तो आप इनको भी जेल में रखो, बाहर क्यों छोड़ रखे? तो सरकार की गलती है ना। ऐसे लोग बाहर रहेंगे तो ऐसी बात भी करेंगे। लेकिन जो आपने सुनवाया उसमें मुझे नहीं लगता वो भड़का रहा, अपने आप को गुहार कर रहा है कि मुसलमानों बचो, जाट कह रहे जाट बचो, बनिया कह रहे बनिया बचो, मीना कह रहे मीना बचो, ठाकुर कह रहे ठाकुर बचो। इस सरकार में 10 साल में यही हो रहा है। धर्म और जात पर देश चल रहा है। मोदी की गारंटी की कोई चर्चा नहीं है, अच्छे दिनों की कोई चर्चा नहीं है, महंगाई की कोई चर्चा नहीं है, डीजल पेट्रोल की कोई चर्चा नहीं है, सबको घर देने की कोई चर्चा नहीं है, किसान को बचाने की कोई चर्चा नहीं है। पिछले में आपकी हर डिबेट में सिर्फ हिंदू मुसलमान पे ही चर्चा कर रहा हूं, आपको पता है। ये भी एक एजेंडा बहुत बड़ा, लेकिन हम बैठे हैं जो आप तेरे देश भी देख रहे हैं। अगर मौलाना हिंदू भाई, ये जो मजहबी बैठक थी, इसमें महंगाई, बेरोजगारी और इन तमाम चीजों पे कितनी चर्चा हुई, अगर उस बैठक के बारे में आपने अगर देखा होगा तो आपको पता होगा। असल में इस बैठक के बहाने सिर्फ एक बात पे चर्चा हो रही थी कि किसी भी तरीके से साबित करो कि ये जो सरकार, मौजूदा सरकार है, इस देश के मुसलमानों की दुश्मन है। और ये बार बार सारे वक्ता एक सुर में यही कहते रहे कि ये सरकार जब तक रहेगी तब तक मुसलमानों का भला नहीं हो सकता। भाई मैं कह रहा हूं कि, और जगदीश शर्मा यहां आकर बैठकर कह रहे हैं हमें कि जो तौकीर रजा कह रहे हैं वो असल में मुसलमानों के वजूद से जुड़ा हुआ सवाल है और इस पर चर्चा हो रही थी। मैं नहीं समझ पाता हूं कि इस देश के मुसलमानों के वजूद पर कौन सा खतरा आ पड़ा है जिसकी चर्चा इस देश में इस तरीके से की जानी चाहिए। देखिए, बड़ी बड़ा आश्चर्य होता है कि जगदीश शर्मा जी ये एक तोहमत दूसरी लगाते, अगर आप इस पर चर्चा नहीं करते तो कहते कि मुस्लिम लीडरशिप की इतनी बड़ी समिट मुंबई में हुई, लेकिन टाइम्स नाउ ने चर्चा नहीं की। रंजीत जी, आपने उस पर चर्चा नहीं की। देश में मुस्लिमों के मसाइलों पर इतनी बड़ी बैठक वो कर रहे हैं, लेकिन आप उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। अब आपने चर्चा करके उनके उन सारे बिंदुओं को उजागर कर दिया जो वो अपनी बैठक के दौरान कर रहे थे, तो जगदीश शर्मा को दूसरा पेट में दर्द होने लगा। और जगदीश शर्मा बोलते बोलते ये बोल गए कि जो शराब के घोटाले में नहीं है उनको भी जेल भेज दिया है, जबकि कांग्रेस पार्टी का अधिकृत स्टैंड क्या है शराब घोटाले को लेकर के? कांग्रेस पार्टी की दिल्ली इकाई किस तरह से हमलावर रही है। मुझे लगता है शायद जगदीश शर्मा अपनी पार्टी के साथ उस बयान को लेकर के, उस स्टैंड को लेकर के एक मत नहीं है, इसलिए वो अलग अलग मत रख सकते हैं। मेरा स्पष्ट तौर पर कहना है ये मौलाना तौकीर रजा का कांग्रेस पार्टी के साथ अलायंस बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत गठजोड़ है। हमने 2022 के विधानसभा के चुनाव में पहले देखा है कि कैसे मौलाना तौकीर रजा और प्रियंका वाड्रा की दोनों की मुलाकात होती है। प्रियंका वाड्रा यूपी की उस समय प्रभारी थी, पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव थी, और यूपी में लड़की हूं लड़ सकती हूं का कैंपेन लेकर के उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का सपना संजोकर चल रही थी। और मौलाना तौकीर रजा से उन्होंने चुनाव में समर्थन मांगा था, और मौलाना तौकीर रजा ने पूरी तरह से उनको समर्थन देने का ऐलान किया था कि वो कांग्रेस पार्टी के साथ इस बार है और पूरे उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को कांग्रेस पार्टी के साथ करेंगे। तो तौकीर रजा का कांग्रेस से गठबंधन, उनके साथ सहयोग कोई छुपा हुआ नहीं है। और मौलाना तौकीर रजा की तकरीरें, जहरीली तकरीरें, ये भी किसी से छुपी हुई नहीं है। ये मौलाना तौकीर रजा हो या अबू आजमी हो या जो भी आप नाम इन नेताओं के गिन रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी हो, ये सारे वो नेता हैं जो जहरीली जुबान का प्रयोग लगातार करते हैं। और आज जब रंजीत जी हम बैठे हैं, 13 अगस्त है, हम एक पूर्व संध्या पर बैठे हैं, कल 14 अगस्त है, और देश अपने इतिहास में झांक कर देखता है तो 14 अगस्त विभाजन की विभीषिका दिवस है, जब इस देश ने विभाजन झेला था। और जगदीश शर्मा जी याद रखिएगा, यह विभाजन मजहब के आधार पर हुआ था। ऐसे ही कुछ मौलाना, मुल्ला, मौलवी थे जो बैठ करके भारत के भीतर मुसलमान सुरक्षित नहीं है, उसके हित सुरक्षित नहीं है, इसलिए हमको एक अलग अपना पाक वतन चाहिए, हमें पाकिस्तान चाहिए, ये आवाज मुखर कर रहे थे। और उसका परिणाम क्या हुआ था? हमने देखा कि देश बंट गया और देश एक अलग इस्लामिक मुल्क में पाकिस्तान के रूप में सख्त उसने अख्तियार कर ली। क्या आप देश का फिर विभाजन कराना चाहते हैं? क्या देश में फिर मजहबी कट्टरपंथ को आगे बढ़ाना चाहते हैं? खुलकर के आपको एक शब्दों में, बिना किसी दलगत राजनीति के, कोई कांग्रेस नहीं,
कोई सपा नहीं, कोई बसपा नहीं, कोई आरएलडी नहीं, कोई जेडीयू नहीं, सारे राजनीतिक दल को एक स्वर में कि इस देश में मजहबी कट्टरपन के आधार पर कोई विचार को पुष्पित पल्लवित नहीं होने देंगे। हम किसी प्रकार के मजहबी कट्टरपन को आगे नहीं बढ़ने देंगे। और क्या आरोप लगा रहे हैं आप मोदी जी पर? मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास केवल कहा नहीं है, करके दिखा दिया है। ना विश्वास हो तो जाकर के देख लीजिए। जगदीश शर्मा जवाब दीजिए इस बात, जगदीश शर्मा इस बात का जवाब दीजिए कि इन कट्टर मौलानाओं का साथ आपको क्यों चाहिए? रंजीत भाई, हम सभी धर्मों की राजनीति करते हैं, हम सब दल की बात करते हैं, हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, ये कहते हैं। फर्क इतना है, बताइए किसके साथ, जिसके साथ उसी का विनाश कर रहे हैं और अपना विकास कर रहे हैं। देश को पता है, देश के हालात मेरे ख्याल राकेश त्रिपाठी जी को पता होगा। बच्चे बदतर हो गए हैं, ये झंडा हिलवा देते हैं, ये थाली बजवा देते हैं, ताली बजवा देते हैं। अरे भाई अपने मुद्दों पर अपनी गारंटी पे सवाल ये है जगदीश शर्मा, किस देश के मुसलमानों के वजूद पर कौन सा खतरा है भाई? कौन सा खतरा है जिसकी बात तारिक तौकीर कर रहे हैं और जिसकी की तरफदारी आप कर रहे हैं? मैं तो ये पूछ रहा हूं भाई, मेरी क्या मुसलमान इस देश का खतरे में है? बता दीजिए ना आप। रंजीत भाई, पूरे 10 साल में हिंदू मुसलमान ही तो हो रहा है। कमाल रंजीत भाई, पूरे 10 साल में हिंदू मुसलमान ही तो हो रहा है। मैं कह रहा हूं कि आपके पास हो रहा है, दुनिया में ये परसेप्शन की लड़ाई है, ये परसेप्शन है कि भाई आप ऐसे आदमी के साथ खड़े हैं, आप ऐसे आदमी के साथ खड़े हैं जो कहता है कि मुसलमान सड़क पर उतरा तो काबू में नहीं आएगा। सुनिए मेरी बात, सुनिए, भाजपा भी मोदी मेरी बात सुनिए। जगदीश शर्मा, मोदी जी, जगदीश शर्मा, आप ऐसे आदमी की तरफदारी कर रहे हो, आप ऐसे आदमी की तरफदारी कर रहे हो जो आदमी कहता है कि मुसलमान अगर सड़क पर उतर गया तो काबू में नहीं आएगा, जो कहता है कि अतीक और अशरफ की हत्या का बदला लेना है, जो इस तरह की बात करता है पब्लिक रैलियों में, उस आदमी को आप कहते हो कि ये आदमी इस देश के मुसलमानों का नुमाइंदा है और ये आदमी मुसलमानों की वजूद की लड़ाई लड़ेगा आपके साथ मिलके। रंजीत भाई, ये मुसलमानों को एक काम करने की क्या जरूरत पड़ी? क्यों माहौल बनाया गया? सवाल तो ये है कि ऐसा माहौल क्यों तैयार करा? यही तो मैं पूछ रहा हूं कि माहौल क्यों बनाया जा रहा है? से प्रधानमंत्री चलते हैं, भाजपा भाई आप ये चाह रहे हो ना, ये आप चाहते हो कि मुसलमान सड़क पे उतर जाए? नहीं, आप ये मानते हो ना कि भाई अतीक और अशरफ की हत्या का बदला लिया जाना चाहिए? अगर बात कर रहा है मुसलमानों को सड़क पे उतर जाना चाहिए, तो भाई हालात बेकाबू हो जाने चाहिए, जैसा कि वो कह रहा है कि संभाले नहीं संभलेगा। हुआ होगा जो कानून को काम करना था, कानून ने अरे मैं पूछ रहा हूं, जो तौकीर रजा कह रहा है आप उसका समर्थन करते हैं कि नहीं करते हैं? ताकतवर पर चला नहीं। तौकीर रजा जो कह रहा है उसका समर्थन करते हैं कि नहीं करते हैं? तो देखिए, अगर गलत बात है तो हम उसका विरोध करेंगे। लीजिए, रतीक आजाद क्यों कह रहा है इस बात को बताइए ना। सवाल ऐसा माहौल क्यों बनाया? क्यों कह रहे हैं छोड़िए ना, क्यों के पीछे मत जाइए। मैं तो कह रहा हूं कि ऐसा कह रहे हैं, ये ठीक है क्या? मैं समझता हूं ये सरकार का काम था। जो आदमी कह रहा है कि सड़कों पे खून बहा देंगे, सड़कों पे खून की नदियां बहा देंगे, जो आदमी ऐसा बयान देता है, उसको किस आधार पे आप जस्टिफाई करोगे? क्या उसको जस्टिफिकेशन दोगे? क्यों बनाया कि सड़कों पर खून बहाना पड़ा? बढ़ाने की बात कर रहे हैं। कमाल है भाई, ये सवाल तो आप कमाल। अवधेश कुमार, मैं आपके पास आ रहा हूं। सवाल मत करो। ठीक है जगदीश शर्मा, आपका स्टैंड साफ हो गया ना कि आप मौलाना तौकीर रजा के ऐसे बयानों की भी तरफदारी कर रहे हो, उसको भी जस्टिफाई कर रहे हो, जिसमें वो कह रहा है कि अगर सड़कों पर उतर आए तो हम खून की नदियां बहा देंगे। इस तरह के लोग नहीं, आपने कहा, आपने जस्टिफाई किया कि क्यों कहना पड़ रहा है, इसके बारे में सोचना चाहिए। यानी कि जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है ना। फिर अवधेश तो माहौल बनाया गया, जो पार्टी, एक मिनट हो गया, आपकी बात आ गई। अवधेश कुमार, जो पार्टी मौलाना तौकीर रजा जैसे लोगों का चेहरा आगे करके और मुसलमानों की तरफदारी और मुसलमानों की नुमाइंदगी करना चाहती है, वो पार्टी आरोप लगाती है बीजेपी पे कि ये लोग हिंदू और मुसलमान करते हैं। आपको क्या लगता है कि ये इस तरह का दोहरा चरित्र, इसको नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? यही कांग्रेस के ज्यादातर नेताओं ने आजादी के पहले यही किया था। 1927 में जब जिन्ना ने दिल्ली में बैठक बुलाई मुसलमानों की और प्रस्ताव पारित किया कि कैबिनेट में 1/3 जो है सदस्य मुसलमान होंगे, सिंध में, प्रांत में, बलूचिस्तान में, इन सब में मुसलमानों के लिए सीटें आरक्षित हों, तो कांग्रेस ने उसका सपोर्ट कर दिया। और कांग्रेस के सपोर्ट का परिणाम क्या हुआ वो आप जानते हैं कि 1935 में सीधा हुआ कि हिंदू मुस्लिम 2 राष्ट्र है।
और उस समय का जो मुस्लिम लीग थी वो कांग्रेस को हिंदू पार्टी कहती थी। जैसे आज नहीं, ये बीजेपी को कुछ लोग जो बता रहे हैं, ठीक आजादी के पहले मुसलमानों ने 1909 के बाद, इसमें मोहम्मद इकबाल भी शामिल थे जिनका हम गीत गाते हैं, वो बोलते थे कि अगर कांग्रेस का शासन आ गया आजादी के बाद तो हिंदुओं का शासन होगा, मुसलमान उसमें दोयम दर्जे का नागरिक होगा। और आज जो तौकीर रजा जावेद अली खान को कोट कर रहे थे, देखिए जावेद अली खान तो देश के सेकुलर चेहरा है, सेकुलर लिबरल चेहरा है समाजवादी पार्टी के। दिल्ली के लुटियंस चारों तरफ उनकी पूछ होती रहती है। उन्होंने कहा कि हमने इस पर काम करके देखा है उसी बैठक में कि मुसलमान इस देश का दोयम दर्जे का नागरिक है। तो ये लगभग वही सिचुएशन है जो देश में 1935 के बाद पैदा किया गया, देश में ठीक वही सिचुएशन पैदा करने की कोशिश हो रही है। बहाना इस समय बीजेपी है। बहाना, जब बीजेपी सत्ता में नहीं थी, मैं तो ये पूछ रहा हूं, जब बीजेपी सत्ता में नहीं थी 2014, उसके पहले क्या बयान थे? अब देखिए, एक पार्टी, इसमें सारी पार्टी के मुस्लिम नेता हैं। अब ध्यान दीजिए, कोई एक पार्टी का नहीं शामिल है, इसमें सारी पार्टी के मुस्लिम नेता शामिल है। दुर्भाग्य से सबकी एक ही भाषा है। और अब सबसे जो खतरनाक भाषा है, वो कह रहे हैं कि भैया आज हालत ये हो गई है कि कहीं भी घेर कर लोग मुसलमानों को मार डालते हैं। क्या देश की ऐसी स्थिति है? और फिर कह रहे हैं कि कुर्बानी के लिए तैयार हो, मतलब तैयार रही है, जिहाद के लिए तैयार हो। और हमने 2024 लोकसभा चुनाव में देखा कि मुसलमानों के ऐसे नेता जगह जगह कह रहे थे कि ये जो चुनाव है तुम्हारे लिए, ये दीन का विषय है। तो ये आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है आदिल हसन, क्या जो देश के आजादी के या समय, या यूं कहें कि देश के बंटवारे के समय जो नैरेटिव सेट किया गया, वही नैरेटिव आज भी पूरा मुस्लिम जमात का एक बड़ा तबका, एक नेताओं का एक बड़ा धड़ा आज भी उसी नैरेटिव को लेकर आगे बढ़ रहा है कि वो इसी तरीके से मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक साबित कर दो, सरकार को कह दो कि ये मुसलमानों की दुश्मन है, और इस तरीके से आम मुसलमानों के मन में सरकार, व्यवस्था, सिस्टम के प्रति नफरत भरो, और उसके बाद जो एजेंडा चलाना है वो चलाओ। क्या इसी तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं आप? मोदी सरकार ने कोई कमी तो नहीं रखी है मुसलमानों से दुश्मनी में। नहीं, कैसे दोयम दर्जे, नहीं, एक लाइन की बात बताइए, कैसे दोयम दर्जे का नागरिक है मुसलमान, बता दीजिए आप। रंजीत भाई बोलने दीजिए आप। 22 मिनट हुआ है, उसके बाद आए, बोलने दीजिए पूरी। ठीक है। आप जबरदस्ती वक्फ बिल ला रहे हैं। आप जामिया का अलीगढ़ का माइनॉरिटी का बजट कम कर दिए। अच्छा पूछिए ना, भाजपा के प्रवक्ता इतना तौकीर रजा के नाम ले रहे हैं, राम रहीम पर क्या बोल रहे हैं? पंजाब चुनाव से पहले पेरोल, हरियाणा नगर निकाय से पहले चुनाव पेरोल, हरियाणा का बाई इलेक्शन से पहले चुनाव पेरोल, अभी हरियाणा में चुनाव हो जा रहा है फिर पेरोल, फिर पंजाब में चुनाव हुआ फिर पेरोल, फिर लोकसभा से पहले फिर पेरोल। एक बलात्कारी को पेरोल इतना जो हरियाणा सरकार, भाजपा सरकार दे रही है, उस पर क्या बोलेंगे भाजपा के लोग? वो कौन से हैं, वो कौन गुरु हैं, जरा बतलाइए तो राम रहीम, जिनको बार बार पेरोल अरे तो आप उसका विरोध करिए ना, राजनीतिक विरोध करिए। मैंने सवाल आपसे पूछा आदिल हसन कि इस देश का मुसलमान दोयम दर्जे का नागरिक है, ये कैसे साबित करोगे आप बताओ ना। कौन सी योजनाएं हैं सरकार की, एक मिनट, कौन सी सरकार की योजनाएं हैं जिसका फायदा मुसलमानों को नहीं मिल रहा? कौन सा ऐसा प्रावधान है जिसके जरिए मुसलमानों को सरकारी योजनाओं से अलग किया गया? कोई ऐसा एक आध दो तो नजीर पेश करिए भाई साहब, कुछ तो कहिए। सुनिए, बतला रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी के वक्त मदरसा मॉडर्नाइजेशन का स्कीम था। 2017-18 के बाद योगी सरकार आई, उसमें हिंदू टीचर भी हैं जो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं मदरसा में, उनको तनख्वाह नहीं मिली है। योगी सरकार ने मोदी सरकार को लिखा है उनको तनख्वाह नहीं मिली है, बोलिए तो मैं आपको दे दूं। और मैं बता दूं, वो पिंकी चौधरी एक गुंडा जो मार रहा था बांग्लादेशी के नाम पर, उस पर एनएसए क्यों नहीं लगा? हर दिन उसकी गिरफ्तारी हुई ना साहब, उसकी गिरफ्तारी हुई ना, उत्तर प्रदेश उसकी गिरफ्तारी हुई ना। अरे एनएसए क्यों नहीं लगाए? एनएसए क्यों नहीं लगाए आप? अब सारा का अब कानून भी आप ही तय करोगे। मुसलमानों का तो घर बुलडोजर से चला देते हैं। राकेश त्रिपाठी सिर्फ गिरफ्तारी से बात नहीं बनेगी। अब वो कानून कौन, उसमें धारा कौन सी लगेगी, ये भी अब एआईएम के प्रवक्ता तय करेंगे। ये भी तय करेंगे कि इसको सजा कितनी मिलनी चाहिए, और वो कौन से जेल में रहेगा, और कौन सा जज उसकी सुनवाई करेगा। ये सब सारा कुछ एआईएम तय करेगी अब इस देश। नहीं तो आप मुसलमानों का किस धारा, और तब लगेगा कि नहीं, तभी इनको लगेगा कि जो मुसलमान है वो बराबर का शहरी है, मुसलमान बराबर का नागरिक है, तभी इनको इस बात की तसल्ली हो पाएगी। मारा है अभी राकेश त्रिपाठी।
और रंजीत जी देखिए यही संकट है। रंजीत जी आपने 3 बार सवाल दोहराया, 3 बार आपने ये सवाल दोहराया कि मुसलमान दोयम दर्जे का नागरिक कैसे है। आदिल हसन इसको समझाओ, आदिल हसन इसको बताओ कि मुसलमान दोयम दर्जे का नागरिक कैसे है, किस सरकारी योजना में मुसलमान से भेदभाव हो रहा है। आदिल हसन ने राम रहीम से लेकर के और पिंकी चौधरी तक की तमाम सारी बातें कह डाली, लेकिन मुसलमान दोयम दर्जे का नागरिक कैसे है यह स्थापित नहीं कर पाए। सच बात यह है कि आदिल हसन जैसे ये लोग और इनकी पार्टी पूरी तरह से मुसलमानों को भड़काने का हर संभव प्रयास करती है, और जैसे ही योजनाओं के बारे में पूछ लेंगे ना, पोल खुल जाएगी इनकी। मैं बता रहा हूं आपको, मैं बता रहा हूं, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिले हुए आवास में 27% हिस्सेदारी आबादी के अनुपात से ज्यादा मुसलमानों को मिली हुई है। लेकिन अब ये आंकड़ा देख करके आप आंखें मूंद लेते हो। क्या प्रधानमंत्री आज किसान सम्मान निधि योजना में क्या हिंदू किसान को अलग और मुसलमान किसान को अलग, क्या उनको 6,000 की जगह 3,000 मिलते हैं, क्या उनको नहीं मिलते? किसी कोई सरकारी योजना बताइए, भारत सरकार की हो या भाजपा शासित किसी राज्य सरकार की हो, किसी योजना में किसी भी प्रकार से मुसलमानों के प्रति कोई भेदभाव अगर हो रहा हो तो आदिल हसन इस मंच पर उसको रखिए, आपका हम स्वागत करेंगे। हम उस योजना में परिवर्तन करेंगे, हम अपनी कमी को स्वीकार करेंगे और क्षमा याचना करेंगे कि हाँ भाई मुसलमानों के साथ किसी तरह का कोई गलत भेदभाव हुआ है। लेकिन सच ये है आदिल हसन, पोल खुल जाएगी आपकी, आप एक तथ्य नहीं रख पाएंगे। इस देश के मुसलमानों को डराना बंद करो। इस देश में मुसलमान किसी तरह से असुरक्षित नहीं है। असुरक्षित तब था जब हासिमपुरा हो रहा था, असुरक्षित तब था जब मलियाना हो रहा था, असुरक्षित तब था जब मुजफ्फरनगर का दंगा हो रहा था, जब सपा की सरकारें, जब कांग्रेस की सरकारें होती थी ना, तब मुसलमान असुरक्षित था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुसलमान को हर प्रकार की बुनियादी सुविधा मिल रही है, हर प्रकार की सुविधा मिल रही है कि राष्ट्र के लिए सशक्त योगदान अपना आदिल हसन क्या इसी बात से तकलीफ में? आप नहीं जानते आदिल हसन क्या इसी बात से तकलीफ में कि आज दंगे नहीं हो रहे, आज दंगे नहीं हो रहे, दंगे नहीं हो रहे, इसलिए आपका नैरेटिव सेट नहीं हो पा रहा। ये जो मुसलमान खतरे में है, मुसलमान खतरे में है और दोयम दर्जे का नागरिक है, ये एजेंडा सेट नहीं हो पा रहा क्योंकि आज दंगे नहीं हो रहे। मैं तो आपके सामने रंजीत भाई, मैं तो बात रख दिया, जामिया कालीगढ़ का बजट कम हो गया, एएमयू किशनगंज को 1 रुपया नहीं मिला, हज कमेटी में भ्रष्टाचार है उसकी जांच नहीं हुई, प्री मैट्रिक का बजट कम हो गया, क्लास 1 से शुरू होना था वो नहीं हुआ, मुसलमानों के घर बुलडोजर से जलाए जा रहे हैं, लेकिन पिंकी चौधरी को सुरक्षित, यूपी सरकार उसको सुरक्षा कुछ नहीं कर रही है उस पर। हर दिन नरसिम्हा जैसा लोग भारत से हज जाने वालों की संख्या बढ़ गई, इसका मतलब मुसलमान की आज आर्थिक स्थिति समृद्ध हुई है। इसीलिए आज जिस गुजरात का उदाहरण देते हैं ना, उसी गुजरात से सर्वाधिक आवेदन आते हैं हज जाने के लिए। हज जाने का खर्च सर्वाधिक आज गुजरात के मुसलमान देने का काम कर रहे हैं, और आज देश भर से हज जाने वालों की संख्या बढ़ गई नहीं है। एक भी मिनिस्टर हज को तारिक मंसूर को एमएलसी बनाते हैं, आरिफ मोहम्मद खान को हम राज्यपाल बनाते हैं, लेकिन आप तो आरिफ मोहम्मद खान जैसा ऐसा कोई पढ़ा लिखा मुसलमान जो जाहिलियत से नहीं भरा हुआ है उसको आप स्वीकार करने को तैयार नहीं है। आपको तो मुसलमान के नाम पर भी जाहिल नेता चाहिए। एक भी मिनिस्टर आदिल हसन एक और ऑब्जर्वेशन, ठीक है आदिल हसन, एक और बात है कि भाई ये जो मुंबई में बैठक चल रही थी, इसमें मुंबई में जो बैठक चल रही थी, इसमें मौलाना से लेकर तौकीर रजा से लेकर और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, एनसीपी, तमाम दलों के नेता थे, सारे मुसलमान नेता ही थे, लेकिन इसमें एआईएमआईएम को नहीं बुलाया गया। तो ये मुसलमानों की जो नुमाइंदगी है उसमें नए अछूत हैं क्या आप लोग? भाई कोई हमको बुलाए कोई हमको नहीं बुलाए, हम उसकी परवाह नहीं करते। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हिंदुस्तान के मजलूमों की आवाज है और वो आवाज रहेंगे। दारुस्सलाम मेरा हेडक्वार्टर है, वहां पर माथे पर टीका हो, ऐसा क्यों नहीं लगता कि गले में क्रॉस हो? असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों की नुमाइंदगी में एक बड़ी आवाज हो सकते हैं, आपकी पार्टी को भी बुलाना चाहिए था। हमारी पहचान है क्यों? हम भाई उनकी मर्जी है, मेजबान की मर्जी है, हम कोई जबरदस्ती जाना नहीं चाहते, उनकी मर्जी है, अवधेश जी उनकी मर्जी है, जो जिसको बुलाए। अवधेश जी, तौकीर के साथ तो तौकीर की नुमाइंदगी और तौकीर की अगुवाई तो सबको पसंद है। असदुद्दीन ओवैसी पिछड़ रहे हैं, इसीलिए ये दर्द भी होगा असदुद्दीन ओवैसी का कि वो कहते हैं कि भाई ये सरकार मुसलमानों की दुश्मन है, क्योंकि जो जितना ज्यादा जहर उगलेगा वो उतना ज्यादा मुसलमानों का बड़ा नेता माना जाएगा। अवधेश जी, नहीं, ये इस समय जो है भारत में लगभग मुस्लिम लीडर्स के बीच भी यही इसी में कंपटीशन है
वहां भय ये है कि असदुद्दीन ओवैसी आएंगे, अगर हमसे ज्यादा वो आक्रामक होकर बोल दिया, कहीं बोल दिया कि हमको देसी अलग दे दो, तो हम लोगों की तो नेतागिरी खत्म हो जाएगी। और कोई कारण नहीं है, ऐसा नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी अनेक बैठकों के लिए संसाधन प्रोवाइड करते हैं, बुलाते हैं, लेकिन वहां भी एक दूसरी समस्या है। लेकिन देखिए, बहुत सीरियस इशू है ये। सीरियस इशू इसलिए है कि मेरे जैसे लोगों की चिंता ये हो रही है कि अगर इस देश में मुसलमानों की आबादी 21 करोड़ के ऊपर है, जरा ध्यान से सुनिए, पूरी दुनिया में भारत के अलावा केवल 4 देश हैं जिनकी आबादी 21 करोड़ से ऊपर है। केवल 4 देश, मैं बता रहा हूं, पूरी दुनिया में। और ये देश प्रताड़ित है। अब बगल में बांग्लादेश में 30% से हिंदू वहां 8% हो गया। पाकिस्तान में 15% से 1.5% हो गया। अफगानिस्तान का तो नाम ही लीजिए। उस पूरी समिट में जहां के हिंदुओं पर इतना अटैक हो रहा है, एक शब्द किसी मुस्लिम लीडर के मुंह से नहीं निकला। और इस देश का नवाब मलिक से लेके बाबा सिद्दीकी, सारे सेकुलर चेहरे जो हैं, जिनको हम इस्लामिक सेंटर से लेके देखते रहे हैं और जिनसे बातचीत, सारे सेकुलर चेहरे वहां थे। तो कांग्रेस को भी, सभी पार्टियों को यह सचेत होने का समय है कि इस प्रकार के मुस्लिम लीडर, क्योंकि देखिए 1906 में, मैं बता रहा हूं, इतिहास से मुझे डर लग रहा है, 1906 में ढाका में ऐसे ही मीटिंग हुई थी मुस्लिम नेताओं की, और पहले से ये पता भी नहीं था और मुस्लिम लीग बन गई। जैसे इन लोगों ने एक कमेटी बनाई है ना, कुछ प्रस्ताव पारित किया है, लगभग हुआ और वहां मुस्लिम लीग बन गई। 1906 में किसी को नहीं पता था कि वहां से मुस्लिम लीग बनना है। और 1909 से इस देश में ऐसे ही मांग हुई कि मुसलमानों के लिए सेपरेट स्टेट दी जाए, सेपरेट इलेक्टोरेट दीजिए, और इलेक्टोरेट अंग्रेजों ने दिया। और फिर बता रहा हूं, नहीं, ध्यान से सुनिए, उस समय के आंकड़े बताते हैं कि जहां भी मुसलमानों का बहुमत था, बहुसंख्य आबादी ने मुस्लिम लीग के पक्ष में मतदान किया। बिल्कुल, तो ये एक खतरनाक सिचुएशन, ऐतिहासिक तथ्य है जो आप रख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐतिहासिक तथ्य है। मुंबई में इस समय बैठक की जरूरत क्यों पड़ी सारे नेताओं को? और सारे नेताओं के एक ही सुर क्यों है हर पार्टी के नेता के? वो तो केवल बीजेपी की बात, बीजेपी का तो केवल इतना ही कह रहे हैं, लेकिन अगर मुसलमानों को घेर के मारा जा रहा है तो उसमें कांग्रेस पार्टी की भी सरकार आएगी ना। आदिल हसन, संक्षेप में 20-30 सेकंड में जवाब दीजिए, समय कम है। बस हम इतना हम बोलना चाहते हैं, हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग सरकार बनाई थी, हम नहीं बनाए थे। और बैरिस्टर असदुद्दीन कोई सरकार नहीं बनी है। बिल्कुल इतिहास में झूठ चल रहा है। मुंह तोड़ जाके जवाब दिया था, पूरी दुनिया जानती है, आपको नहीं पता है। सरकार की आप दलाली मत कीजिए। अब ये भी कुछ जगह मिल जाएगा योगी सरकार से। मैं पूरे दावे और प्रामाणिकता से हिंदू महासभा आप ले आइए। पढ़ लीजिए। ठीक है, इस बहस को यहीं खत्म करने का वक्त अब आ गया है, क्योंकि हमारे पास वक्त इतना ही था। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में भाग लेने के लिए। लेकिन अब जल्दी से दिखा देते हैं कि वो सवाल जिसका जवाब हमने आपसे जानना चाहा था, उसके बारे में आप क्या कह रहे हैं। हमने आपसे पूछा था कि मौलाना तौकीर रजा के बयानों पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है। उसमें 68% लोग ये कह रहे हैं कि मौलाना गहरी साजिश में जुटे हुए हैं, और 30% लोग ये मानते हैं कि मौलाना को इंडी गठबंधन की शह मिल रही है, इसलिए वो इस तरह के भड़काऊ बयान दे रहे हैं। और 1.4% लोग ये मानते हैं कि मुसलमानों की हक की बात कर रहे हैं मौलाना। लोगों की राय बिल्कुल स्पष्ट है। सवाल नंबर 2 दिखाइए। मुंबई में आयोजित हुई मुस्लिम नेताओं की इस बैठक को आप कैसे देखते हैं? और इसमें 60% लोग करीब मानते हैं कि मोदी विरोधी एजेंडे वाली बैठक थी और मुसलमानों को भड़काने की चाल, ऐसा कहने वाले लोग 40%, और अगेन 1% लोग ये सिर्फ कहते हैं कि मुस्लिम समाज की बेहतरी के लिए ये आपस में मिले थे और बैठक हुई। सवाल नंबर 3 दिखाइए। मुसलमानों के प्रति मोदी सरकार का रवैया कैसा है? इसके जवाब में आप क्या कह रहे हैं? इसमें देखिए 63%, 64% लोग ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास जैसा कि नारा है वैसा काम हो रहा है और सरकार की नीतियों में कोई भेदभाव नहीं है, ऐसा मानने वाले लोग करीब 35% लोग हैं। और मुसलमानों से अन्याय वाली जो बात है कि सरकार अन्याय कर रही है, उनके साथ सिर्फ करीब 1.5% आप मानिए 1.5% लोग हैं जो कि मानते हैं कि इस देश में मुसलमानों के साथ किसी तरह का भेदभाव हो रहा है। तो ये जो दोयम दर्जे के नागरिक वाली बात कही जा रही है, वो उसको लेकर लोगों की राय क्या है वो बिल्कुल स्पष्ट तौर पे आपने देख लिया। और अब वक्त है कि इस कार्यक्रम में देश का मूड मीटर के जो 4 लकी वोटर हैं उनके नाम का अनाउंस किया जाए, उनका नाम अनाउंस किया जाए। तो भावना मध्य प्रदेश से हैं और रूप गोस्वामी असम के हैं। इसके अलावा संजय कुमार गुप्ता उत्तर प्रदेश और राकेश जिंदल पंजाब से हैं। इनके मोबाइल का आखिरी 4 डिजिट हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इनको देश का मूड मीटर की तरफ से मिलता है इनाम। तो इस कार्यक्रम में आज इतना ही, लेकिन टाइम्स नाउ भारत पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।